कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे यार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सांख्यिकी ख़त्म कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ वहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे, बीजगणित। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा है, बीजगणित की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। हम लोग यहाँ ये सीखेंगे कि बीजगणित की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षर संख्याओं का प्रयोग। थोड़ा सा यहाँ जानिए, अक्षर संख्याएं जो होती हैं ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ये जो ABCD होती हैं ना, ये अक्षर संख्याएं होती हैं। ABCD अक्षर संख्याएं होती हैं Z तक। ठीक है, अभी ये क्यों होती हैं, कैसे आया, यही क्यों आया, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं। मेन संख्या आपकी क्या है, 0 से 9 तक। हाँ, ये संख्या और अक्षर संख्याओं की मूल संख्याएं, मतलब मेन संख्या आपकी जो 0 से 9 तक है, और अक्षर संख्या यानी ABCD जो है, इनका गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे और सीखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे अक्षर संख्याओं की घात। जैसे 2 की घात 5 हो जाती है आपकी, जो अंकगणित में आप यूज करते हैं ना, 2 की घात 5, 3 की घात 7। इस तरीके से आप अक्षर संख्याओं में भी x की घात 7, x की घात 8, इस तरीके से आप डील करेंगे इस चैप्टर में। फिर चर और अक्षर संख्याएँ जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब ये समझते हैं कि बीजगणित की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। हमारा काम अच्छा खासा अंकगणित से चल रहा था। तो बेसिकली होता क्या है कि अंकगणित में बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो नहीं सॉल्व हो पाती, जो बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हम लोग एक गणित की नई शाखा बीजगणित का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि 2 और 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे भैया, A² + B² + 2AB। तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 4 16, 16 4 20, 5 25। तो अब ये जो भी क्वेश्चन, जो भी आपका ये आया है, ये सिर्फ 4 और 3 के लिए बना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या हम एक ऐसा नियम, कानून या सूत्र बना सकते हैं जिससे आप कोई भी संख्या ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, पूरी वास्तविक संख्या में, वो उसके लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो ये आपका हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा A² + B² + 2AB। तो अब आप समझिए कि अगर आपको किसी दो संख्या को जोड़कर उसका वर्ग करना है, तो आप ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा कि अगर आप 2 और 3 का होल स्क्वायर किए तो ये केवल 2 और 3 के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपने इसको बीजगणितीय रूप दे दिया, अलजेब्रा फॉर्म दे दिया, तो अब आप पूरे रियल नंबर में कोई भी नंबर रख दें, आप ये उसके लिए वैलिड होगा। जैसे आप लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं ना, तो अगर किसी के लिए रिजर्वेशन होता है तो सिर्फ वही आदमी उस डब्बे में बैठ सकता है या उस सीट पर बैठ सकता है। ठीक है, अगर जो सीट उसके लिए रिजर्व हो। लेकिन जनरल डब्बे में क्या होता है, आप रिजर्वेशन वाले हों, चालू वाले हों, आप सब जाइए। ठीक है, तो एक तरीके से हम एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे कोई भी रियल नंबर हम उस पर रख सकें और हमको उसका सॉल्यूशन, उसका हल मिल जाए। तो ये हो गई बात कि ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे इसका क्या होता है। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग ABCD पर आए। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको रफ कर दिया जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। और बीजगणित सरल के साथ बहुत रोचक भी है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में। समझिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है। मेरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अगर आप इस डब्बे को देखें,
ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा और ये तीसरा डब्बा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहले डब्बे में कितना लड्डू है तो आप बताएंगे कि पहले डब्बे में 2 लड्डू है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे दूसरे डब्बे में कितना लड्डू है तो आप बताएंगे दूसरे डब्बे में 3 लड्डू है। अगर आपसे तीसरे डब्बे में पूछे, मान लीजिए इसमें मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ ढेर सारा, तो आपको ये बताने में कठिनाई होगी कि इसमें कितने लड्डू हैं। आल्दो आप ये कहेंगे इसमें कुछ लड्डू हैं, ठीक है, कुछ लड्डू इसमें हैं। भाई अब है तो कोई ना कोई तो संख्या होगी, अब वो संख्या तो हमको नहीं पता, तो हम यहाँ कह सकते हैं तीसरे डब्बे में कुछ लड्डू हैं। तीसरे डब्बे में कुछ लड्डू हैं। तो अब समझिए, अब आपको ये नहीं पता कि कितने लड्डू, अब कोई संख्या तो आपको यहाँ क्लियर है नहीं, तो यही जो कुछ है ना जो हमको क्लियर नहीं होता, इसी को हम लोग अक्षर संख्या ABCD XYZ से प्रदर्शित करते हैं। यही होता है, इनको आप लोग चर कहते हैं। चाहे आप कुछ को A मान लेते हैं, चाहे B मान लीजिए, चाहे C मान लीजिए, क्योंकि ये आपका कोई फिक्स नहीं होता। तो यहीं से आपकी अक्षर संख्याओं का निर्माण होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है और एक वर्ग और है, उस वर्ग की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि लगेगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। और एक वर्ग हमारे पास ये है, थोड़ा सा, ठीक है, इसकी भुजा हमको नहीं पता। तो ये आपका पहला वर्ग, ये आपका दूसरा वर्ग और ये आपका तीसरा वर्ग। तो पहले वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग की हमको पता नहीं है, तो कुछ तो होगी ना भैया। अगर वर्ग है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसकी लंबाई होगी, तो हमको क्लियर नहीं है तो हम मान सकते हैं भैया सेंटीमीटर में है, तो तीसरे वर्ग की जो लंबाई है वो कुछ सेंटीमीटर है, कुछ सेंटीमीटर। इसी को हम लोग कोई अक्षर संख्या यानी ABCD या अक्षर संख्या को हम लोग चर भी बोलते हैं। ये ABCD आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो समझिए वे संख्याएं जो हमको पता नहीं होती कि उसका मान कितना है, लेकिन बाद में पता की जा सकती है। कुछ अभी आपको मैं विधि बताऊंगा, उस विधि से उसको पता की जा सकती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग अक्षर संख्याएं या चर संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखिए। अब एक और तीसरा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, चर अक्षर को, या यूँ कह लें अक्षर संख्याएँ। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं एक स्टूडेंट राम है और राम के पास 45 रुपये हैं। कितने रुपए हैं भैया? राम के पास 45 रुपये हैं। अब उनकी बहन जो थी शीला थी, शीला जी से उन्हें कुछ रुपए मिल गए। अब यहाँ क्लियर नहीं है कि कितने रुपए मिल गए, कितने रुपए मिल गए, कुछ रुपए मिल गए। तो राम के पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 45 प्लस कुछ। अब ये कुछ जो है ये क्लियर नहीं है, समथिंग है ना। तो अब इसी जो क्लियर नहीं होता उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अक्षर संख्याओं यानी चर का। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब चर का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब आपका मन है, ज़रूरी नहीं आप XI मानिए, YI मानिए, आपका मन है PQ मान लीजिए, आप काखा गा भी मान सकते हैं। इसको हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको बनाने में कठिनाई होती है ना, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते कोई, ठीक है। तो आप यहाँ पर P मान सकते हैं। तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं? P रुपए हैं। तो यहाँ तक हमको एक बात समझ में आई कि जो चीज़ें हमको ज्ञात नहीं होती लेकिन बाद में उनको ज्ञात किया जा सकता है, मतलब हम लोग बाद में उसको पता लगा सकते हैं कुछ विधि से, तो उसके लिए हम लोग चर का प्रयोग यानी अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक स्कूल है और स्कूल में स्टूडेंट्स को कुछ पौधे लगाने के लिए बोला गया है।
और एक जो स्टूडेंट है वो 2 पौधे लगाएगा। कितना पौधे लगाएगा भैया? 2 पौधे लगाएगा। तो अब इसी तरीके से आपको जाते जाना है कि 2 स्टूडेंट कितने पौधे लगाएंगे, 3 स्टूडेंट कितने पौधे लगाएंगे, ठीक है, 4 स्टूडेंट कितने पौधे लगाएंगे। और इसके लिए आपको एक सूत्र बनाना है, एक क्या बोलते हैं सूत्र, यानी कि एक फार्मूला का निर्माण करना है। तो देखिए आइए कैसे निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षार्थी द्वारा, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, पहले शिक्षार्थी द्वारा लगाए गए पौधे की संख्या, तो एक शिक्षार्थी केवल दो पौधे लगाता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, ठीक है। इसके बाद तो बराबर कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 शिक्षार्थी द्वारा लगाए गए पौधे की कुल संख्या, क्योंकि 2 पौधे लग रहे हैं भैया और एक शिक्षार्थी 2 पौधे लगा रहा है, तो कितना टोटल रहेगा? 2 2 4, यानी 2 दूनी 4। इसी तरह आप चलते जाएंगे, जब आप चलते जाएंगे तो 10 शिक्षार्थी, कभी ना कभी तो 10 आएगा, 10 शिक्षार्थी द्वारा लगाए गए पौधे की या पौधों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 10 बराबर 20। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, आप कर क्या रहे हैं? देखिए हर बार पौधे की संख्या तो फिक्स है, आप विद्यार्थियों की संख्या हर बार बदल दे रहे हैं। तो अगर एक सूत्र के रूप में इसको देखें, एक सूत्र या एक फार्मूला के रूप में देखें, तो सूत्र के रूप में या यूँ कह लें फार्मूला के रूप में या जनरल फार्मूला जो बताए थे आपको, उसके रूप में देखें तो आप कर क्या रहे हैं? 2 गुणे विद्यार्थियों की संख्या, 2 गुणे विद्यार्थियों की संख्या या शिक्षार्थियों की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम चर का प्रयोग कर दें, जो शिक्षार्थियों की संख्या है ये बदलती रहती है ना, बेसिकली जो बदलता रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो शिक्षार्थियों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n। तो ये एक फार्मूला बन गया 2n, जहाँ n क्या है? शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको कितने भी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बस n का मान बदलते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा कि अगर 50 शिक्षार्थी हैं तब कितने पौधे लगेंगे, 60 शिक्षार्थी हैं तब कितने पौधे लगेंगे। तो अब हम इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, एक सारणी के रूप में। तो अगर आप इसको टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो आपको 2 कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको पौधों की संख्या, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? एक सारणी बना रहे हैं, यानी एक टेबल का निर्माण कर रहे हैं समझने के लिए अपने। तो देखिए अब आप इसको अगर समझना चाहें तो अगर 1 शिक्षार्थी है तो पौधे की संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 शिक्षार्थी है तो पौधे की संख्या कितनी होगी? 2 दूनी 4। इसी तरह आप चलते जाएंगे
तो आप एक जनरल फार्मूले पर जब पहुंचेंगे तो n शिक्षार्थी हो गए। कितने शिक्षार्थी हो गए भैया? n शिक्षार्थी हो गए। तो पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? 2n होगी। कितनी होगी? 2n होगी। इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, बीजगणित में चर संख्याओं का प्रयोग करके किसी भी समस्या के लिए एक जनरल फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर के लिए आप क्या बोलते हैं, उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उसका हल निकाल सकते हैं। तो आइए अब एक और एग्जांपल से अक्षर संख्याओं का प्रयोग समझते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक एक चीज़ समझ गए कि जो अक्षर संख्याओं का प्रयोग है हम एक जनरल फार्मूला यानी व्यापक रूप बनाने के लिए, व्यापक सूत्र बनाने के लिए करते हैं, ताकि उसमें कोई भी किसी भी नंबर फिट हो सके, मतलब कोई भी नंबर उसमें फिट हो सके। आप किसी के लिए भी कोई भी गणना आराम से कर सकें, मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, आप कोई भी नंबर हो आप पूरे नंबर की उसमें बात कर सकते हैं। इसीलिए आप बीजगणित का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आप व्यापक रूप का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आप चर का प्रयोग यानी अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। तो अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है तो आपको 3 तीलियां लगेंगी। लेकिन अगर आपको 2 समबाहु त्रिभुज बनाना है तो कितना? 3 दूनी 6। इसी तरीके से 10 अगर बनाना है तो फिर आप कितना लगेगी, इसी तरीके से कितना भी पूछ सकता है। तो क्या हम इसके लिए एक जनरल फार्मूला यानी व्यापक रूप बना सकते हैं? किसकी मदद से भैया? अक्षर संख्याओं की मदद से, ठीक है। तो देखिए आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए जरूरी तीलियों की संख्या, या यूँ कह सकते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या, जरूरी तीलियों की संख्या कितनी होगी? अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाना ही है तो 3 ही होगा। 3 गुणे 1, एक ही बनाना है ना, तो ये 3। इसी तरीके से 2 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, मैं इसे डॉट डॉट्स कर देता हूँ जिसका मतलब वही होता है जो ऊपर लिखा है, ठीक है। बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की क्या होगी? संख्या 3 गुणे 2। आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसी तरह आप जब चलते जाएंगे तो 50 समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक, या 100 कर लेते हैं, 100 समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक यानी कि जरूरी, आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 100 बनानी है तो कितना हो जाएगा? 300। अब अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये 3 जो है ये स्थिर है और इसमें बदल क्या रहा है? जो तीलियों की 3 जो है स्थिर है और इसमें बदल क्या रहा है? जितने भी आपको त्रिभुज चाहिए, अगर 2 चाहिए तो आप यहाँ 2 रख देते हैं, 3 चाहिए तो आप 3 रख देते हैं, 4 चाहिए तो आप 4 रख देते हैं, 100 चाहिए तो आप 100 रख देते हैं, और इससे आपको तीलियों की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ से आप एक सूत्र बना सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं, जो सूत्र कहें या नियम कहें, सूत्र बन जाएगा। वो सूत्र क्या होगा? 3 गुणे त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, 3 गुणे त्रिभुजों की संख्या। तो क्या हो गया यहाँ पे? अगर तीलियों की संख्या आपको जाननी है तो आप क्या करेंगे? 3 गुणे त्रिभुजों की संख्या। तो अब आप क्या करिए, ये त्रिभुजों की संख्या को आप क्या बोलते हैं? कोई चर मान लीजिए, कोई अक्षर संख्या मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अक्षर संख्या का प्रयोग करने पर, अक्षर संख्या का प्रयोग करने पर
पर, तो हम टी मान लेते हैं क्योंकि त्रिभुज है ना भैया, तो हम ट्रायंगल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम यहाँ कर सकते हैं त्रिभुजों की टी बराबर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। बेसिकली किताबों में जो होता है वो n मानता है, क्या मानता है, n क्यों मानता है, क्योंकि वो नंबर है और मैंने यहाँ पर t मान लिया। अब आपका मन हो तो आप p q r s t जो मन हो वो मान लीजिए, का खा गा घा अंगा भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाने कि बोलेंगे यहाँ पर n या t, सॉरी मैंने t माना ना, t समबाहु त्रिभुज, t समबाहु त्रिभुज, t समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर हो जाएगा 3t। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिसको आपको खुद करके ये बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके 2 माचिस की तीली दे दी जाए और वी प्रतिरूप बनाना है, क्या बनाना है, वी, इस तरीके आपको बनाना है और आपको इसके लिए एक सूत्र बनाना है, क्या करना है, एक सूत्र बनाना है कि अगर आप 2 वी प्रतिरूप बनाना है तब कितनी तीली लगेंगे, 3 बनाना है तब कितनी तीली लगेगी, 4 बनाना है तब कितनी तीली लगेगी। तो इस तरीके से आपको वी प्रतिरूप के लिए एक ठोस सूत्र बनाना है। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, तो मोहिनी क्या है, राधिका की छोटी बहन है और मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। मोहिनी क्या है, राधिका से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो मोहिनी की आयु को हमको राधिका के पदों में व्यक्त करना है, तो हम यहाँ राधिका की आयु को मान लें, जिसके पदों में आपको व्यक्त करना है तो उसकी आयु मान लेते हैं। तो माना राधिका की आयु, क्योंकि राधिका के पदों में व्यक्त करना है ना, इसलिए राधिका की आयु मानेंगे। अगर मोहिनी के पदों में व्यक्त करना होता तो मोहिनी की आयु मानते। राधिका की आयु y वर्ष है, क्या है, y वर्ष है, ठीक है, मान लिया हमने y वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मोहिनी जो है वो राधिका से 5 वर्ष छोटी है, मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। तब मोहिनी की आयु क्या होगी, मोहिनी की आयु, अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए समझिए, मोहिनी जो है राधिका से 5 वर्ष छोटी है। अगर आपको कोई सहपाठी है, मान लीजिए आप 25 साल के हैं, तो आपका जो सहपाठी है या जो आपके साथ पढ़ता है वो आपसे 5 वर्ष अगर छोटा है तो आप 5 अपने में घटा देंगे, जितनी भी आपकी आयु है, तो उसकी आयु कितनी निकलेगी, 20 वर्ष। तो उसी प्रकार से मोहिनी जो है वो राधिका से कितने वर्ष छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। तो मोहिनी की आयु अगर आपको निकालनी है तो राधिका की जितनी भी आयु है उसमें से आपको 5 घटाना होगा, तो y माइनस 5 वर्ष। तो यहाँ पर आप देखिए मोहिनी की जो आयु है वो राधिका के आयु यानी y के पदों में व्यक्त हो गई ना, यही हमसे क्वेश्चन बोल रहा था। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।